निज मातृभूमि की जो यदि बात आ गई तो चूड़ियों में अपनी रवानी लिख दूंगी मैं। नारी अस्मिता की आन वान और शान लिए हाड़ा रानी जैसा स्वाभिमान लिख दूंगी मैं। और राजधर्मिता को मान कर दे जो पुत्रदान पन्ना धाय माई की कहानी लिख दूंगी मैं। और एक शब्द में यदि जो शौर्य लिखने को कहो झांसी वाली रानी मर्दानी लिख दूंगी मैं। नमस्कार, बंजारा बीट्स में आपका स्वागत है। मैं हूं ज्योति प्रकाश खरे। आज हम आपको मिला रहे हैं पार्थ फाउंडेशन की अध्यक्षा श्रीमती रंजना सिंह बुंदेला जी से। नमस्कार रंजना जी। और नमस्कार ज्योति जी। रंजना जी, जैसा कि अभी हमने उल्लेख किया कि आप पार्थ फाउंडेशन के अध्यक्ष हैं, तो इसका फाउंडेशन का उद्देश्य क्या है? जी, मैं बताना चाहूँगी आपको आपके बंजारा बीट्स के माध्यम से कि मैं रंजना सिंह बुंदेला, अध्यक्ष पार्थ फाउंडेशन की नींव जो रखी गई थी वो बेसिकली स्लम चाइल्ड में भी गर्ल्स चाइल्ड के लिए इसका नींव रखा गया था। तो इसके माध्यम से हम काम करते हैं स्लम किड्स पर प्लस विमेन एम्पावरमेंट पर। ये हमारे दो इसके मोटिव हैं, स्लम किड्स और वुमेन एम्पावरमेंट। पार्थ फाउंडेशन दो ही मुहिम पर काम करना चाहता है। ये कब से आपने इसकी नींव रखी? पार्थ फाउंडेशन की नींव मैंने 2017 में उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से शुरू की है। इससे पहले भी मैं समाज सेवा के कार्यों में बहुत रुचि रखती हूँ। और पार्थ फाउंडेशन जब बनाया गया, इससे पहले भी मैं 2 साल पहले स्लम में और वुमेन एम्पावरमेंट के लिए काम करती थी। हाँ, उस समय हमारे पास कोई बैनर नहीं था जिस बैनर के तले हम काम करें। हम लोग काम करते थे, अपना जो रुचि थी उस जगह जाके लोगों की मदद करके अपना काम। फिर रुचि दिखाई कि मोस्टली सब जगह होता है कि आपको बैनर में काम करना है, तो हम लोगों ने घर बैठ के एक नाम डिसाइड किया, पार्थ फाउंडेशन। तो अब ये पार्थ फाउंडेशन की अध्यक्षा के रूप में मैं अपना कार्य करती हूँ समाज सेवा के क्षेत्र में। रंजना जी, एक बड़ा दिलचस्प सवाल है कि ये कीड़ा आपके अंदर समाज सेवा का कहाँ से उत्पन्न हुआ? ये आपने सवाल बहुत अच्छा किया। और ये जो सवाल है ये बचपन से जुड़ा होता है, ये आज या अभी नहीं उत्पन्न होता है। किसी में भी समाज सेवा आप इस उम्र में या किसी उम्र में उत्पन्न नहीं कर सकते, इनबिल्ट होती है, ये उसके डीएनए में होता है। तो जो हमारे अंदर समाज सेवा का कीड़ा है वो बचपन से है। इनफैक्ट मैं कहूँगी, मैं जिस परिवार में से आती हूँ उसका बैकग्राउंड ही समाज सेवा रहा है। मेरे बाबा, मेरे पापा, मेरी दादी, इस चीज़ों मतलब मैंने देखा है। कहाँ है आपका मायका? मेरा मायका बुंदेलखंड की पावन भूमि वीर भूमि पर ही है। झांसी के पास मौरानीपुर क्षेत्र है, वहाँ से मेरा मायका आता है। और मैं ये नहीं जानती थी कि इसको देने को समाज सेवा बोलते हैं। हम लोग तो ये जानते थे कि मदद हो रही है। अब उस मदद को आज आधुनिक युग में अभी इस समय समाज सेवा का नाम दिया जाता है। हम लोग तो उसको मदद का नाम जानते थे कि भाई किसी के पास खाने को नहीं है दे दो, किसी के पास पहनने को नहीं है दे दो। और जब हम लोग पूछते थे, क्योंकि हम लोग स्कूल में पढ़े, तो क्यों दे देती हैं दादी आप, या क्यों? बेटा उनके पास है नहीं, ईश्वर की कृपा से हमारे पास, इसलिए हम दे रहे हैं। उस चीज को हमको नहीं पता था कि वो हमारे अंदर इतना इनबिल्ट हो रहा है कि उसको मुझे पार्थ फाउंडेशन के रूप में देना पड़ेगा। तो ये तो हमारे डीएनए का है। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि आपकी एजुकेशन कहाँ तक रही? हमारी एजुकेशन जो जूनियर लेवल की रही है वो हमारी मौरानीपुर क्षेत्र में रही है। उसके बाद बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी से हमारा ग्रेजुएशन हुआ। इसके बाद की शिक्षा के क्षेत्र, शिक्षा का नाम आया तो हमारे परिवार में शिक्षा पर बड़ा विशेष जोर दिया जाता है, क्योंकि हम लोग जिस बैकग्राउंड से आते हैं वो पूरा पॉलिटिशियन बैकग्राउंड है। उसको आप जमींदारी का बैकग्राउंड भी बोल सकते हैं, उसको खेती किसानी का भी बोल सकते हैं। लेकिन वहाँ पर लड़कियाँ हैं तो सिर्फ पढ़ाना है। इनफैक्ट आपके कोई लीडर आता है, हमारे यहाँ जब आते थे तो मेरे फादर कहते बेटा ऊपर जाओ, मतलब आपको मतलब नहीं रखना, मतलब आपको इस दुनियादारी से मतलब नहीं रखना, आपको सिर्फ पढ़ना है और पढ़ के नौकरी नहीं करना है, पढ़ के एजुकेशन आपके अंदर बिल्ड करना है, घर को चलाने के लिए व्यक्तित्व का विकास। हमारा भोपाल से पीजीडीसीए रहा, मैंने माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी से भी शिक्षा ली, मैंने लखनऊ यूनिवर्सिटी से भी शिक्षा ली। तो और हाँ, एमएससी हमारा जो बेसिक पॉइंट रहा एमएससी का, वो मैंने सागर विश्वविद्यालय से ग्रहण किया है। और उसका मुझे बहुत पॉजिटिव। किस विषय में एमएससी किया? एमएससी मेरा जूलॉजी में है। जूलॉजी में एमएससी सागर विश्वविद्यालय से है। रंजना जी के कोई शौक जी, वो भी आप हमारे दर्शकों के साथ शेयर कीजिए। बिल्कुल। देखिए, शौक तो हर एक प्राणी में होते हैं, हमारे अंदर भी हैं। अब वो आपके कार्य क्षेत्र के अनुसार बदलते रहते हैं।
वक्त के साथ। वक्त के साथ जब आप किसी जॉब में होते हैं तो वो पैशन बन जाता है, उस पैशन के हिसाब से आप शौक अपने अंदर इंक्रीज करते हैं। अब जब मैं समाज सेवा और सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक क्षेत्रों में हूँ तो मेरे शौक थोड़े डिफाइन है कि मैं लिखना पढ़ना जाहिर सी बातें पसंद करूँगी, करती भी हूँ, लिखती भी हूँ। अच्छा। और ट्रैवलिंग हमारा विशेष शौक रहा है, दुनिया देखी है मैंने, उसको हमारे यहाँ तो बोलते हैं हाईवे नापे हैं आपने। अच्छा। हाँ, और खुद से ड्राइविंग मेरा भी बहुत बड़ा पैशन है। मैं बहुत छोटी थी, मतलब हाई स्कूल की क्लास में, उम्र क्या होती होगी 12 या 13 साल, ये एज थी, मैंने अपने बाबा की जीप चलाती थी। मतलब जितनी मेरी हाइट थी उतनी उस जीप का गियर हुआ करता था। मतलब आपके पैर पहुंच जाते थे ब्रेक तक? ये मैं बोल रही थी कि मैं उतनी छोटी थी, जब मैं जीप चलाती थी उस गियर की हाइट मेरे बराबर थी, तो मैं कहती गियर कैसे डालूं मैं इस जीप में। तो वो मेरा ड्राइविंग का पैशन जो रहा आज मुझे उसने बहुत आगे बढ़ने में मदद की है। मतलब मेरी ड्राइविंग से जो मेरे साथ बढ़ता है उतनी सेटिस्फाइड होता है, यहाँ तक कि कुछ मेरी लखनऊ में लाइक माई मदर, जिनको मैं अपनी स्पिरिचुअल मदर मानती हूँ सामाजिक क्षेत्रों में, वो जब बैठती थी तो बेटा मेरा तो बुढ़ापा है, खराब ना हो जाए। पहली बार बैठी हूँ कॉन्फिडेंस के साथ, हाँ बेटा। लेकिन जब उन्होंने मुझे अपने 2 बच्चों के साथ ड्राइविंग करते हुए देखा, उसको उन्होंने बहुत बड़े बैनर तले गाया भी है कि क्या झांसी की वीरांगना, और वो तो घोड़े पे चलती थी, दामोदर को बांधती, ये तो स्टीयरिंग पे बैठ के घुमाती है, और ये सब चीजें। तो मेरा बेसिक शौक जो रहा ड्राइविंग, खुद सेल्फ ड्राइविंग। लोग मुझसे बोलते हैं ड्राइवर रख के आ सकती है लखनऊ, 5 घंटे में आप लखनऊ आती हैं, हाईवे डर खुद चलाती हुई जाती है। मैंने कहा ये पैशन है, जैसे आदमी खुद कुकिंग करता है ना, ये मेरा खुद का पैशन है। अच्छा, ससुराल में मुझसे ये बोला जाता था कि बेटा किचन में काम कर लो 5 घंटे, वो तो दस्तूर है। तो मुझे लगे कि इसमें थकान हो जाएगी, 5 घंटे में घुमा लाती हूँ आप लोगों को, चलिए, तो मुझे कोई थकान नहीं होगी। तो मेरा बेसिक जो बेस्ट पैशन है ड्राइविंग, सेल्फ और राइटिंग में मैं बीजनेस। हाँ, जहाँ तक आपने बताया कि आप रचनात्मक मुद्दों पे भी काम करती हैं, तो अगर आपको कुछ आपकी स्पेशल रचना याद आती है तो हमें दर्शकों के साथ कुछ पंक्तियाँ। जी, मैं जो लिखती हूँ वीररस को पसंद करती हूँ, और झांसी में बैठी हूँ तो जाहिर सी बात है रानी लक्ष्मीबाई की तो लिखती हूँ। कुछ मेरी पंक्तियाँ जो मुझ द्वारा लिखी गई हैं वो मेरे जीवन में इतना प्रभावशाली हो गई है, मुझे ये नहीं पता था कि जो मेरा पेन का लिखा हुआ है ये मेरे जीवन पे आत्मतौर कर जाएगा। वो मैं 4 पंक्तियाँ बोलूँगी आपके माध्यम से कि निज मातृभूमि की जो यदि बात आ गई तो चूड़ियों में अपनी रवानी लिख दूंगी मैं। नारी अस्मिता की आन वान और शान लिए हाड़ा रानी जैसा स्वाभिमान लिख दूंगी मैं। और राजधर्मिता को मान कर दे जो पुत्र दान, पन्ना धाय माई की कहानी लिख दूंगी मैं। और एक शब्द में यदि जो शौर्य लिखने को कहो, झांसी वाली रानी मर्दानी लिख दूंगी मैं। झांसी वाली रानी मर्दानी। बहुत शानदार। तो इस रचनात्मक मुद्दों को लेके कभी आपने कोई कवि सम्मेलन या कोई पुस्तक लिखने का आपका दिमाग में आया? जी, कवि सम्मेलनों का मैं हिस्सा रही हूँ और बहुत बड़ी मंच शेयर नहीं करती हूँ, लेकिन हाँ कवि सम्मेलनों में मेरी रुचि रही है। जहाँ भी गोष्ठी संगोष्ठी होती है मैं उसमें पार्ट लेती हूँ, बैठती हूँ, सीखती हूँ, सिखाती हूँ। आज भी लेती हूँ, निरंतर लेती रहूँगी, क्योंकि वहाँ से भी कुछ सीख के आती हूँ, वो अपनी रचनाओं में बढ़ाती हूँ, कुछ अपना भी ज्ञान बांट के आती हूँ। किताब लिखने की बात चल रही है, मैं 2 पुस्तकें लिख रही हूँ। एक तो मैं सिंह का स्वभाव, लोग कहते लिखना क्या है, साक्षात लिखता है। बुंदेला है तो फिर जी। तो अवध में मैं लिख रही हूँ, अवधि में सिंह का स्वभाव। तो वहाँ तो बोलते हैं कि बुंदेलों का, वो बुंदेलखंड के लिए बोलते हैं कि पानीदार वहाँ का पानी, आग वहाँ के पानी में हो, बुंदेलों की सुनो कहानी बुंदेलों की वाणी में। वो किताब में सिंह का स्वभाव लिख रही हूँ। कब तक आने की संभावना है? ज़्यादा नहीं है, मेरे ऑलमोस्ट 150 पेज उसके कंप्लीट हो गए हैं। कुछ 1-2 आर्टिकल उसमें जोड़ना चाहती हूँ, हो सकता है कि 2022 में मैं उस किताब का विमोचन करवा दूँ। मेरी एडवांस में बधाई है। दूसरी पुस्तक के बारे में भी उल्लेख कर रहे हैं आप? दूसरी पुस्तक जो रहेगी वो सिर्फ कविताओं की रहेगी। उसमें कुछ वीररस की कविता है, कुछ हमारे जीवन में जो डेली का रूटीन है कि अकेले तुम ही तो नहीं, या इस तरह के जो शब्द होते हैं कि सिर्फ कोई भी विपत्ति अकेली हमारे ऊपर ही तो नहीं आई, इस टाइप की जो, या कुछ, हाँ उसमें कुछ कविताएं 2 हैं कि मैं कुछ करना चाहती हूँ, कुछ करना। कल मैंने एक पोस्ट भी डाला, मेरे फेसबुक पे शायद ऐड नहीं है, और या एक मैंने कल पोस्ट भी डाला कि मैं कुछ करना चाहती हूँ, किस विषय पे। तो वो उस पोस्ट में उस कविता की कुछ लाइनें हैं, वो जैसे अगर याद हो तो गुनगुनाइए, बताइए। अच्छा, याद है थोड़ा बहुत
कि मैं कुछ करना चाहती हूँ, किसी रंगमंच के माध्यम से नहीं, किसी राजनीति के संघर्ष से नहीं, अपने जीवन की चुनौतियों से मैं कुछ करना चाहती हूँ। उसका ये पहला टाइटल है, इसी तरह की वो कविता है। तो दूसरी किताब में 70 या 80 पेज में सिर्फ कविताएं रहेंगी। जी रंजना जी, जैसा कि समाज सेवा का आपका पूरा मूड है और आप कर भी रही हैं, कर पा रही हैं, इस फील्ड में भी बड़े विरोधाभास हैं, बड़ी कठिनाइयाँ होती हैं और बहुत सारी विषमताओं का सामना आपको करना पड़ता है। क्या कहना चाहेंगे? कुछ आप अपने राज शेयर कीजिए इसमें। आपने सवाल बहुत जटिल किया है। नो डाउट, जब तक ये जटिलताएं नहीं होंगी तब तक समानताएं भी नहीं आती हैं, और जब तक चलना भी नहीं आता है, बिना जटिलताओं के जीवन आसान नहीं होता है। ऐसे ही कोई भी कार्य क्षेत्र हो, चाहे वो सामाजिक हो, चाहे किसी प्रकार का कार्य क्षेत्र हो, उसमें जब तक जटिलताएं नहीं आएंगी तब तक सफलताएं भी नहीं मिलती हैं। तो हमारा ये मानना है कि हम बुंदेलखंड में महिलाओं के लिए अपने जिस स्तर से कार्य शुरू करना चाहते हैं, क्योंकि हमने यहाँ आके देखा है, बहुत सारी चीजें देखी कि हाँ, महिलाओं में वो तार्किक शक्ति है, वो करना चाहती हैं, जज्बा है, लेकिन उनको मौका नहीं मिलता, मौका अवसर तो ठीक, उनको गाइडलाइन नहीं मिल रही है जो गाइडलाइन मैं चाहती हूँ। मैं एक जो हमारी राजधानी में जो स्तर है सामाजिक क्षेत्रों का, वो मैं इस राज्य स्तर पर करना चाहती हूँ। हमने यहाँ की महिलाओं को मिला है, अभी हाल ही में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ सही संयोजक हूँ मैं। काफ़ी महिलाओं से भारतीय जनता पार्टी की मेरी मुलाकात रहती है, और समाज सेवा के क्षेत्र में बहुत वार्तालाप होती है। तो इसी विषय में मैं एक नीति का गठन करने जा रही हूँ, समिति का गठन करने जा रही हूँ बुंदेलखंड में, कुटीर एवं लघु उद्योग समिति। उसका क्या उद्देश्य रहेगा? अभी मुझे जो यहाँ के आपके मंडल आयुक्त हैं वर्तमान में, उनके द्वारा काफी उनकी प्रशंसा करूंगी मैं, इन समितियों के लिए उनकी प्रशंसा करूंगी कि उन्होंने बहुत बढ़िया समिति गठित की है। और एक समिति मैं भी अपनी गठन करने जा रही हूँ, बुंदेलखंड कुटीर एवं लघु उद्योग, जिसमें मैं महिलाओं द्वारा घर पे जो उनकी कला है उसके कुछ ऐसे सामान बनवा के एग्जीबिशन के थ्रू मार्केट में उसको बिल्डअप करवाऊंगी। अर्निंग प्लस अचीवमेंट इक्वल टू वुमेन एम्पावरमेंट, ये हम खुद कर पाए। ये हमारे 3 नीतियां हैं। एक हम सेल्फ ड्राइविंग का भी महिलाओं को दे रहे हैं, उसमें हम लोगों ने जो बनाया है उसका कॉन्सेप्ट अर्निंग प्लस अचीवमेंट इक्वल टू वुमेन एम्पावरमेंट। मतलब उससे आपको अर्निंग भी होगी, आप अचीवमेंट, अगर किसी महिला को स्कूटी चलाना जब नहीं आता उसको सिखा दो, वो एक अचीवमेंट है उसके लिए कि मैं सेल्फ डिपेंड हो गई हूँ, और प्लस इसी को आप वुमेन एम्पावरमेंट कहेंगे। तो ये हमारी कुछ 3-4 उसमें समितियों में है कंसेप्ट, इसको मैं क्लियर कर दूँगी। आपने बातचीत के दौरान बताया था कि आप पर्यटन से भी जुड़ी हुई हैं, अभी कोई नई प्लानिंग का हिस्सा है आप? मैं अभी हाल ही में बुंदेलखंड पर्यटन एवं विकास पुरातत्व संरक्षण समिति की संस्थापक सदस्य हूँ, और पर्यटन में मेरा इंटरेस्ट है। वो तो जग जाहिर है, जब आपने देश विदेश देखा है तो उसका लाभ हमारे बुंदेलखंड के वासियों को मिलना ही चाहिए। बुंदेलखंड में तो खाद्य श्रृंखला और यहाँ का बुंदेली लोकगीत, फोक सॉन्ग और बुंदेली भोजन बहुत रिच है, बुंदेलखंड बहुत रिच है, लेकिन चूंकि लोगों को ज्यादा ज्ञान नहीं, इसलिए उसको पिछड़ा कहते हैं। बस जो पिछड़ा और गरीब कह दिया ना, यही तो एक हमारे लिए बहुत बड़ा बैक पॉइंट हो गया। इस पॉइंट को मिटाना चाहूंगी मैं, सामाजिक क्षेत्र, सामाजिक सेवा करके तो भी, और अपनी जो आर्किटेक्ट मेरे दिमाग में है उन चीजों को पर्यटन के माध्यम से मैं इन चीजों को मिटाऊंगी। कोई पिछड़ा नहीं है हमारे यहाँ, तो ओरछा राम राजा बैठे हुए हैं, अवध से ही आए हुए हैं, वहाँ तो राम लला पूजते हैं, हमारे यहाँ तो राम राजा। कुछ भी नहीं होता तो भगवान राम क्यों आए थे, क्यों पांडव आए थे? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और चित्रकूट में रहे, हमारे यहाँ तो बुंदेलखंड ही सबसे रिच हम इसको मानते हैं। और अवध से एक्चुअली हमारा कार्य क्षेत्र का जुड़ाव रहा, मेरी कर्म भूमि रही, तो मैं उसको भी नवाबों का शहर है वो भी मानती हूँ, लेकिन बुंदेलखंड को मैं बहुत रिच मानूंगी इस प्रणाली में। और यहाँ के लिए, यहाँ के बच्चों के लिए, हाँ अभी आती है यहाँ के बच्चों की बात, तो जो बुंदेलखंड में आके मैंने अपने बच्चों को प्ले स्कूल की परेशानी देखी। मुझे बहुत बड़े स्कूल नहीं चाहिए थे, क्योंकि आपका 2-2.5 साल का बच्चा या 5 साल का बच्चा बहुत बड़े स्कूल में धक्का खा जाता है जनरली। 1500 की वीडियो में वो बच्चा अपनी पहचान सी खो देता है कि मेरी मदर कौन है या मैं कहाँ बैठा हूँ, इतनी बड़ी। तो मैंने उस कॉन्सेप्ट को लेके प्ले स्कूल, ये प्ले स्कूल की फ्रेंचाइजी मैं लखनऊ से लेके आई, किड्स लॉन्जर के नाम से। ये मैं सिर्फ अपने बच्चों के लिए नहीं, अपने क्षेत्र के जितने भी 2 से 6 साल तक के बच्चों के लिए मैंने सोच के एक, जो महिलाएं जॉब के लिए जाती हैं, उनके बच्चे काम पे निकलती हैं, हाँ, उनके लिए भी मैं डे बोर्डिंग
रखूंगी स्कूल में। और चूँकि बच्चों से बहुत अधिक जुड़ाव होने के कारण भी ये स्कूल मैंने बनाया है। अब 26 जनवरी को, आने वाले 26 जनवरी को मैं इसका ग्रैंड ओपनिंग शुरुआत कर रही है। हाँ जी, शुरुआत कर रही हूँ। और लड़की मतलब ये गर्ल्स बॉयज दोनों के लिए प्ले स्कूल रहे। रंजना जी, एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल ये भी है कि जितनी भी समाज सेवा करने वाली सक्रिय महिलाएं हैं, उनमें आपस में ये द्वेष बहुत रहता है कि मैं ज़्यादा अच्छी हूँ, वो ज़्यादा अच्छी नहीं है। क्या ये उतार चढ़ाव या नाप तोल आपने महसूस किया इन दिनों? मैं तो कहती हूँ सभी महिलाएं अच्छी हैं। जो समाज में निकल के सामाजिक सेवा कर रही हैं, समाज सेवा कर रही हैं, वो महिलाएं अच्छी ही हो सकती हैं सभी। क्योंकि जो अच्छी नहीं होंगी वो तो अपने घर के काम ही नहीं निपटा पाएंगी, बाहर निकलेंगी कैसे? उनमें कहीं ना कहीं एक्टिवनेस होगी तभी तो बाहर निकल के आ रही हैं। ये उतार चढ़ाव अगर नहीं झेलेंगे तो मजा भी नहीं आएगा। होता है, लेकिन हमारा जो मैसेज, मैं आपके माध्यम से जो मैसेज देना चाहूँगी वो ये रहेगा कि महिलाएं सभी अच्छी होती हैं, बट उनमें जो कंपैरिजन की भावना है वो किस हद तक बिल्डअप हो जाती है उसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। द्वेष पनप जाता है, वो ना पनपने दें और ये मान के चलें कि हाँ, उनसे कुछ हम अच्छा सीख सकते हैं। अच्छाई बुराइयां सब में होती हैं, कुछ बुराइयां मेरे में होंगी, कुछ अच्छाइयां मेरे, वो आप अच्छाइयां ग्रहण करें, बुराइयां को इग्नोर करें। और क्योंकि वो भी समाज सेवा के लिए निकली है, आप भी निकली हैं, तो कहीं ना कहीं बराबरी का स्तर तो है हमारा। आमतौर पर ये देखा जाता है, वो कहती है कि मैं ज्यादा अच्छा कर पाती हूँ बजाय उसके। तो मुझे लगता है समाज सेवा में नाप तोल की जरूरत, क्या आप मानती हैं? नाप तोल की जरूरत समाज सेवा में बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये तो आपकी फीलिंग्स हैं। फीलिंग्स में नाप तोल की आवश्यकता होती ही नहीं है। इसमें नाप तोल की आवश्यकता नहीं है। इसमें सिर्फ एक है कंपैरिजन की भावना है। अगर एक महिला का सम्मान अपने बराबर करना चाहे तो फिर उसमें ये द्वेष की भावना नहीं पनपती है। हमारे अंदर तो अभी तक नहीं पनपी। मैं तो 5,000 महिलाओं के साथ काम कर चुकी हूँ। मेरे साथ जो पार्ट फाउंडेशन अकेला नहीं है, मेरे साथ 8 से 10 फाउंडेशन ऐसे हैं जो हमारी बराबरी में कार्य करते हैं, पैरेलल। वो हम उनके साथ कई बार संघ में प्रोग्राम करते हैं। और अभी नाम ले लूंगी, हमारे 2-4 फाउंडेशन ऐसे हैं जो हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं, बहुत अच्छे मित्र हैं। और वो कहती है रंजना जी आप पार्ट का कुछ करिए, मैं खड़ी रहूंगी। मैं कहती हूँ आप कुछ करिए। मेरी तो आस्था वेलफेयर फाउंडेशन है, उद्गम वेलफेयर है, बहुत सारे फाउंडेशन का नाम लूँ जो मेरे अच्छे दोस्त हैं और हम साथ में काम करते हैं। अच्छा रंजना जी, आमतौर पे देखा गया है कि बहुत सारी विंग सिर्फ महिला एम्पावरमेंट और महिला बढ़ाओ उसके लिए करती हैं, तो फिर बेचारे पुरुष कहाँ चले जाए, ये बताओ आप। बहुत अच्छा सवाल पुरुष वर्ग से होते हुए आपने किया। नो डाउट, हमको नहीं लगता कि महिला वुमेन एम्पावरमेंट कहीं हद तक नहीं है, क्योंकि मैं तो पूरा फ्रीडम है। आज भी है, पहले भी था, पेरेंट्स के घर में भी था, ससुराल में आने के बाद भी रहा। हमें तो हमेशा आज़ादी मिली है। और हमारे अकेली में, हाँ, मैं अकेली ऐसी महिला नहीं जिसे पूरी आज़ादी नहीं मिली है। ऐसी बहुत सारी महिलाएं जिन्हें पूरी आज़ादी है। फिर क्यों वुमेन एम्पावरमेंट का गाना है? वो भी एक वजह है कि जो हमारे पीछे रूरल प्लेस में जो महिलाओं को झेलना पड़ रहा है, शिक्षा का अभाव है। शिक्षा के साथ साथ जहाँ सिर्फ मेन कहता पुरुषत्व चलेगा, यहाँ मेन पुरुषत्ता चलेगी, वहाँ ये चीजें देखने को मिलती। वहाँ इसकी आवश्यकता होती है कि क्यों भाई, वो क्यों नहीं करेगी? अगर वो पढ़ना चाहती क्यों नहीं पढ़ेगी? अगर वो कुछ काम, सिलाई, आर्ट, कुछ बनाना, मेकिंग करने दीजिए आप उसको, आप मदद करिए। वहाँ वुमेन एम्पावरमेंट की आवश्यकता है। हमारे जैसे अर्बन में महिलाओं को बिल्कुल वुमेन एम्पावरमेंट की आवश्यकता नहीं है। हम तो उल्टा कहेंगे कि भाई पुरुषों को भी थोड़ा सा बढ़ावा दीजिए। हमको तो सरकार से भी मिल रहा, घर से भी मिल रहा, बच्चों से भी मिल रहा, रिश्तेदारों से भी मिल रहा। हम तो 5 बहनें हैं और भाई हमारा एक है। हमको तो खूब बढ़ावा मिलता है। हम सभी बहनें अपने अपने घर की रानियां हैं और इतना चलता है उनका। उनके घरों में सासू भी पूछते हैं बेटा क्या आना है, बेटा अब क्या, कहाँ जाना है। तो हमारे यहाँ तो पूरा वुमेन एम्पावरमेंट है। रंजना जी को गुस्सा कब आता है? गुस्सा तो हमारे वैसे तो आप मतलब हंसमुख हैं, लेकिन कभी ना कभी गुस्सा तो आता ही होगा। जी, गुस्सा आना मनुष्य प्रवृत्ति का एक हिस्सा है। क्या कारण होता है? सभी को आता है। हाँ, गुस्सा आमतौर पर मुझे कम आता है क्योंकि मैं हंसमुख स्वभाव की हूँ और मैं चाहती भी हूँ कि अगर हमारे थ्रू किसी को हंसी आ रही है तो वो बेस्ट है। हमारा एक कार्य सिद्ध हुआ कि भाई हमारे द्वारा कोई खुश हो पा रहा है। गुस्सा कब आता है? जनरली मुझे गुस्सा बहुत कम आता है, लेकिन जब आता है वो बहुत तेज आता है। उस समय नुकसान भी मेरा खुद का ही होता है गुस्से में। जब मैं देख रही हूँ कि ये चीज़ गलत है और ये चीज़ झूठ है, मुझे गुस्सा 2 ही चीज़ों पे आता है। एक झूठ
और ये कार्यों को गलत तरीके से करने हैं। झूठ एक बहुत बड़ा मुद्दा है, झूठ के मुद्दे में तो बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ लड़ ली रंजना जी ने। और गलत काम होते नहीं देख सकती हूँ, चाहे मुझे अपनी गाड़ी से कूदना पड़े उसके लिए, किसी भी जगह पे। वो गलत काम बहुत तरीके के होते हैं, सामाजिक कार्यों में होते हुए भी लोग उसको व्यवसाय के रूप में करते हैं। आप गलत कर रहे हैं सर, या मैडम आप बिल्कुल गलत कर रही हैं। मैं 50 महिलाओं के बीच में बोल देती हूँ, कई बार इसका मुझे खामियाजा भुगतना पड़ा। रंजना जी ने बीच में बोल दिया था साहब ऐसा गलत हो रहा है। ये मेरे गुस्सा के पॉइंट है। घर में गुस्सा एक आमतौर पे होती है कि कई बार बच्चों से चिड़चिड़ा जाओ, या कई बार मेड अच्छा काम नहीं करती है तो वो गुस्सा बरस जाता है। बाद में पछताती हूँ, थोड़ा सा इग्नोर कर देती, मैनेज कर लेती है। मैंने थोड़ा सा इग्नोर कर देती है अगर, तो शायद निकल जाता समय। रंजना जी, बंजारा बीट्स जो है एक सोशल प्लेटफॉर्म है, इंफॉर्मेशन देने वाला चैनल है, हो सकता है आपने पहले भी देखा हो। हम चाहेंगे कि आप हमारे दर्शकों को अपनी तरीके से, अपनी तरह से कोई संदेश दीजिए। जी, और मैं आपके बंजारा बीट्स के माध्यम से एक संदेश देना चाहूँगी समाज में कि जितनी भी सामाजिक कार्य करने के लिए महिलाएं बाहर हैं, पहले तो वो अपने अंदर एक चीज अपने अंदर ही सेट कर लें कि मैं निकली हूँ, मेरे तरह 10 और महिलाएं निकली हैं, ये सिर्फ समाज सेवा के लिए निकली हैं, इनका इससे पर्सनल कोई लाभ नहीं है, सबसे पहली चीज। दूसरी, वो कंपैरिजन की भावना, एक दूसरे से कंपेयर करने की भावना मिटा दें, तुलना बंद। क्योंकि समाज सेवा में सुंदरता, एजुकेशन का कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता है, वो आपकी समाज की सेवा है, उसमें आप अपनी फीलिंग के साथ सेवा कर सकती हैं। इसमें डिवोशन होना चाहिए, इसमें ना तो आपका पहनावा, ना आपकी रिचनेस, ना आपका बैकग्राउंड कोई मैटर ही नहीं करता है कि रंजना जी ने लग्जरी हो, ये सब मैटर समाज सेवा में तो बिल्कुल नहीं करता है। हाँ, हम अभी और इंडस्ट्रीज की बात करेंगे तो शायद वहाँ करता है। समाज सेवा के क्षेत्र में आपकी लग्जरीज, आपका रुतबा, आपका पैसा, आपका रिचनेस बिल्कुल मैटर नहीं करता। इसको आप महिलाएं सब दिमाग से हटा दें। हम इस चैनल के माध्यम से मैसेज दे रहे हैं, क्योंकि अभी जो मुझे फेस करना पड़ रहा है वो यही फेस करना पड़ रहा है। ऐसे लोग हैं, ये सच्चाई है कि आपकी सुंदरता या आपके कपड़े या आपका ये देखा जा रहा है। इसको आप महिलाएं प्लीज दिमाग से निकाल दें। आपके पास 2 जोड़ी कपड़े हैं, आप वो पहन के आइए, हर रोज आइए, आपको नहीं टोका जाएगा, क्योंकि आप समाज के लिए कुछ करना चाहती हैं बजाय अपने। एक सबसे बड़ा मैसेज है। दूसरा मैसेज, क्योंकि हम स्लम किड्स के लिए काम करते हैं, गर्ल्स स्लम किड्स के लिए काम करते हैं, कहीं भी किसी भी जगह आप लोगों को कुछ भी ऐसी आवश्यकता दिखती है कि यहाँ रंजना जी को बुलाया जा सकता है या पार्थ फाउंडेशन की मदद ली जा सकती है, हमारी संस्था हर पल तैयार है मदद करने के लिए। उन बच्चों की, उन झुग्गी झोपड़ियों की हम लोग करते हैं और हमेशा करते रहेंगे। एक और मैसेज है जो मैं कुटीर और लघु उद्योग समिति गठन करने जा रही हूँ। इसमें जिन भी महिलाओं को मेरी आवश्यकता हो, क्योंकि सहायता दे सकती है, क्योंकि मैं इस समिति को एक समूह बना के कार्य करूंगी। उस समूह में 50 से 60 महिलाएं रहेंगी जो अपने हाथों से बना हुआ सामान उसमें बना सकती हैं, स्वरोजगार तैयार कर सकती हैं। ये हमारा 3 मैसेज आपके चैनल के माध्यम से है, और इसको लोग सुने, और जिनको भी लगे कि हाँ मेरा कार्य यहाँ सिद्ध हो सकता है तो मुझसे जुड़ें, संपर्क करें। मेरा नाम, नंबर सब आपके चैनल के माध्यम से जाएगा। तो ये थी रंजना बुंदेला जी, जो गुस्सा तो होती है लेकिन मन की बात भी सबके साथ शेयर कर लेती है, मैनेज कर लेती है। रंजना जी, बंजारा बीट्स से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और बहुत अच्छा लगा, और ऐसे ही आप लोगों के माध्यम से हमारे मैसेज समाज में जाते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए बंजारा बीट्स।